हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फिगर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं फिगर के डिटरमाइन की बात करूं तो ये मोड निकालने के बाद ही डिटरमाइन होता है और प्रीवियस वीडियो में मैंने मोड से रिलेटेड सारे टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर मैं दोनों के डिफिनेशन की बात करूं तो दोनों मोड एंड फिगर दोनों नोटेशन ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जहां मोड नोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट को प्रायोरिटी देता है, वहीं फिगर्स नोटेशन निकालने के लिए स्टेटमेंट्स के बीच जो कॉमन पॉइंट होता है उसके पोजीशन को प्रायोरिटी देता है। कहने का मतलब यही था कि अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं, ये डिफिनेशन सिंपल से कहता है कि इट रिप्रेजेंट द नोटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन स्टेटमेंट। अब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो इसे हम स्टेटमेंट को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखिएगा, बाय द वे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। मैंने लिख दिया कि ऑल y इज x, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास ऑल z इज y। क्लियर है? और ये दो स्टेटमेंट आफ्टर मोड निकालने के अरेंजमेंट के बाद का है, यानी आपको मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, मोड निकालने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होते हैं उसे हम अरेंज करते हैं। अरेंज किस फॉर्म में कि पहला स्टेटमेंट हमेशा मेजर का फॉर्म होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट हमेशा माइनर का फॉर्म होना चाहिए। ये कुछ है और ये दो स्टेटमेंट इसी फॉर्म पे है, यानी ऑलरेडी मैंने इसे इस तरह से अरेंज किया है कि ये हमारा मेजर होना चाहिए, ये हमारे पास माइनर। तो जब भी हम मोड निकालने के लिए स्टेटमेंट्स के बीच अरेंजमेंट करते हैं तो कॉमन पोजीशन जो होता है इसके चार तरह के पार्ट बनते हैं और इन्हीं चार पार्ट्स को फिगर अलग अलग टर्म्स में नोटेट करता है। तो वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने मोड निकालने के लिए दोनों स्टेटमेंट को अरेंज किया होता और अरेंज करने के बाद जरा इसे मैं कंसिडर करता तो पहला स्टेटमेंट का अरेंजमेंट इस तरह से आया। तो आपको पता है कि ये वाला मिडिल टर्म्स है, ये मिडिल टर्म्स है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। तो इस अरेंजमेंट के तहत अगर आपके पास मोड का स्टैंडर्ड फॉर्म आता है तो यहाँ पे हम पोजीशन देखते हैं मिडिल टर्म्स का ये लेफ्ट राइट के फॉर्म में होता है। तो इसी लेफ्ट राइट के फॉर्म को, जैसे मैंने वही टर्म्स लिखा है, मिडिल टर्म्स, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, मिडिल टर्म्स, इसे फिगर 1 के नाम से आप जानते हैं। और यही डिफिनेशन ये कहता है इट रिप्रेजेंट द नोटेशन, बट किसका, पोजिशन ऑफ कॉमन टर्म्स, यानी कॉमन टर्म्स का जो पोजीशन होगा उसका क्या नोटेशन होगा। जैसे इस तरह का अगर आपके पास कॉमन टर्म्स आ जाता है तो इसे ही आप फिगर 1 से नोटेट कर देंगे। क्लियर है? तो अब जब आप फिगर निकालने के लिए मोड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो पहला केस इस तरह से बन सकता है। इसके बाद और भी केसेस बनाए जा सकते हैं। वो क्या, जरा ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं स्टेटमेंट को इस तरह लिख दूं कि ऑल x इज y, ऑल z इज y, यानी मोड निकालने के लिए जैसे मैंने स्टेटमेंट्स का अरेंजमेंट किया उसमें हमने देखा कि जो अब मिडिल टर्म्स का पोजीशन इस तरह से आ गया और आपके पास ये प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट। तो इस केस में आपके पास मिडिल टर्म्स अगर इस फॉर्म में आता है तो इसे फिगर 2 के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फिर नोटेट करते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड केस देखिएगा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से नोटेशन आ गया कि ऑल y इज x और ऑल y इज z, ये कुछ है। तो इस केस में आप देखिए ये हमारा प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, मिडिल टर्म्स अगर इस फॉर्म में आता है तो उसे फिगर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हमारे पास यही होता है, ये देख लीजिएगा, जिसे आप कहते हैं ऑल x इज y एंड ऑल y इज z। तो इस केस में अगर हमारे पास आता है तो आपको पता है ये प्रेडिकेट, ये मिडिल टर्म्स और ये सब्जेक्ट अगर इस तरह के पोजीशन में स्टेटमेंट का अरेंजमेंट होता है तो इसे हम फिगर 4 कहते हैं। बस जब भी हम फिगर निकालने के लिए मोड को डिटरमाइन करते हैं और मोड निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म को डिटरमाइन करते हैं तो उसके बीच स्टेटमेंट का अरेंजमेंट ये 4 तरह के पोजीशन में ही बनाया जा सकता है। इसलिए फिगर्स ये 4 तरह के नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो मैंने आपको थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा जरा, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लिया था मोड के लिए, उसी को डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मैंने वहाँ पे एक स्टेटमेंट लिया था, जैसे था ऑल x इज y, ऐसा ही कुछ है, मैं बदल ही देता हूँ, कोई बात नहीं। दूसरा स्टेटमेंट मैं ले लेता हूँ, लिख लिया मैंने सम y इज z, ये मैंने ले लिया। और तीसरा मैंने लिख दिया, यहाँ देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट मैंने लिख दिया कि सम x इज z, ये मैंने लिख दिया।
समझ में आया? तो हमने ये 3 स्टेटमेंट हमने ले लिया, और इस स्टेटमेंट का अगर मुझे मोड निकालना होगा तो आपको पता है कि इस केस में अगर मोड निकालने के लिए हमें इन स्टेटमेंट के बीच अरेंजमेंट चाहिए होगा। तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं? कंक्लूजन के वाले पार्ट से। कंक्लूजन वाले पार्ट्स की बात करें तो ये हमारा मेजर टर्म्स होता है, और जो जेड जिस स्टेटमेंट में दिख रहा होगा वो हमारा मेजर स्टेटमेंट होगा, तो वो इसमें दिख रहा है। तो यानी हम पहले मोड निकालने के लिए इन स्टेटमेंट का अरेंजमेंट करेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये देखिएगा, पहला ये वाला स्टेटमेंट होगा क्योंकि मेजर टर्म्स ये है, तो जिसमें मेजर टर्म्स होगा वो मेजर स्टेटमेंट होता है। तो हम पहले लिखेंगे कि सम y इज z, हम इसको इस तरह से लिखेंगे। दूसरा माइनर टर्म्स क्या है, x, तो और x जिसमें रिप्रेजेंट होता है वो माइनर टर्म्स होता है। और मोड निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, पहले मेजर टर्म्स को लीजिए फिर माइनर टर्म्स को लीजिए। x इसमें है यानी कि हम लिखेंगे ऑल x इज y, क्लियर है। और कंक्लूजन को एज इट इज लिख दीजिए, सम x इज z, ऐसा ही होना चाहिए, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन का पार्ट होगा, और मोड निकालने के लिए हमें यहाँ पे पहले अरेंज करना होता है। अब अरेंज करने के बाद आपको पता है कि हमारे पास 4 तरह के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में के आइडेंटिफायर्स होते हैं, ऑल, नो, सम और सम नॉट। ये कुछ है, इससे आप ए, ई, आई और ओ से नोटेट करते हैं। तो अब इसका नोटेशन आप इजी में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ई, ए और ये भी ई होगा। यानी हमारा अगर मोड की बात करें तो मोड हमारे पास ई, ए, ई तो आ गया। लेकिन अब इस केस को फिगर्स में देखें तो फिगर का अरेंजमेंट कैसे है कि मिडिल टर्म्स यहाँ पे है और मिडिल टर्म्स यहाँ है, तो वो इस तरह के अरेंजमेंट में है। तो ये कुछ है। तो अब यहाँ देखिए, मिडिल टर्म्स अगर इस वाले पोजीशन में आया तो इसलिए मोड ए, ई, ए फिगर 1 के टर्म्स में इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया? तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखा दिया। एज इट इज इसी क्वेश्चन पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, उसे देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा था, स्टेटमेंट फर्स्ट था हमारे पास, स्टेटमेंट था फर्स्ट, सम रूम्स आर स्टोन्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे उसके पास। और दूसरा स्टेटमेंट था इसका कि ऑल स्टोन्स आर रेड्यूज, और थर्ड स्टेटमेंट था उनका कि सम रूम्स आर रेड्यूज। और उन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दे रखे थे आपके पास। ऑप्शन कुछ ये था, आई, ए, आई फिगर 1, बी था हमारे पास ए, आई फिगर 2, सी था हमारे पास आई, ए, आई फिगर 2, और फोर्थ हमारे पास ए, आई फिगर 1। इसे इस तरह लिख दीजिए, रोमन में ये लीजिए। ये क्वेश्चन था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ था, और ये 4 ऑप्शन था। आपसे बोला गया कि मुझे मोड और फिगर निकाल के बताइए। ऑल्दो आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, कि पहले हम इसे अरेंज करेंगे। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो वो कैसे है, तो पहले हम रेडियो देखेंगे, रेडियो इसमें है तो ये पहला स्टेटमेंट होगा, और रूम्स ऊपर वाले में है, ये दूसरा स्टेटमेंट होगा, और ये थर्ड स्टेटमेंट होगा। इसी के हिसाब से तो करेंगे, क्लियर है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, देखिएगा। ऐसे ऑल्दो आप यहाँ देख के बता सकते हैं, लेकिन मैं इसे अगर सोल्यूशन करूँ तो पहला काम क्या करेंगे, रेडियो वाला स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि ये मेजर टर्म्स है, और मेजर टर्म्स जिस स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट होता है उसको मेजर स्टेटमेंट कहते हैं। और मोड निकालने के लिए मेजर पहला स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट माइनर होना चाहिए। तो इस केस में हम पहले ऊपर वाले को लिखेंगे, यानी ऑल स्टोन्स आर रेडियोस, यही कुछ होगा। ये पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। माइनर टर्म्स क्या है, रूम, तो रूम किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, ऊपर वाले में। तो सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे सम रूम्स आर स्टोन्स, ये हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट होगा अरेंजमेंट करने के बाद। और थर्ड यानी कंक्लूजन को कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिख दीजिए, सम रूम्स आर रेडियोस, ये कुछ होगा। तो यानी कि हमने मोड निकालने के लिए स्टेटमेंट का अरेंजमेंट कर लिया। अब इसका नोटेशन देखिए, नोटेशन क्या होगा, ये ए को रिप्रेजेंट करता है, सम आई को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी आई को रिप्रेजेंट करता है। यानी मोड की बात करूं तो आंसर ए, आई होगा। ऑप्शन में चलें तो ये 2 तो होगा ही नहीं। अगर गलती से अगर आप इसको अरेंज नहीं करते हैं तो आंसर आप पहले वाला दे देंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में देखना, ये आई है, ए है, आई है, तो लोगों को लगता है पहला ही ऑप्शन होगा, और एग्जामिनर आप किस तरह से सोचते हैं उसके रिगार्डिंग वो ऑप्शन जरूर बना देता है। ये तो हमने मोड निकाल दिया, लेकिन अब ए, आई का 2 ऑप्शन है, लेकिन कौन सा सही अब फिगर का नोटेशन डिसाइड करेगा। तो इस केस में देखिए, स्टोन और स्टोन हमारे पास मिडिल टर्म्स है, और इसका पोजीशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट राइट का पोजीशन, और ये इस वाले फिगर में आता है। ये चारों नोटेशन आपको माइंड में रखना पड़ेगा, यानी ए, आई फिगर 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर जाएगा।
क्लियर है? तो ये देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन वो अगर पूछते हैं तो अगर आप इन टर्म्स को ध्यान में रखते हैं तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ईजी हो जाता है। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट दिखा दिया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फिगर्स के थ्योरेटिकल पार्ट्स भी हैं, वो भी देख लीजिए। थ्योरेटिकल पार्ट क्या कहता है, जरा ध्यान समझिएगा। हमें पता है कि टोटल जो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का आइडेंटिफायर्स है वो 4 टाइप्स के होते हैं और फिगर्स भी हमारे पास 4 हैं। अगर मैं दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं, यानी 2 स्टेटमेंट इसका लूं और कंक्लूजन लूं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन से लगभग 16 टाइप्स के पेयर्स बनेंगे। यानी ए का मैं फिगर 1 ले सकता हूँ, ए आई का फिगर 2 ले सकता हूँ, तो इस तरह ए आई का 4 पार्ट बनेंगे, एज इट इज बाकियों का भी बनेगा। तो टोटल आप देखेंगे तो टोटल मूड का रिलेशन 16 हो जाएगा मूड और फिगर का कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन ये 16 फॉर्म में से कुछ टर्म्स को कुछ लोगों ने वैलिड माना, कुछ लोगों ने इनवैलिड माना, इसलिए ऐसे रिलेशन को वैलिडिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। वही टर्म्स मैंने यहाँ लिखा है कि मोड और फिगर के कॉम्बिनेशन 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया, पहला कंडीशनल वैलिड और दूसरा है अनकंडीशनल वैलिड। कंडीशनल वैलिड को अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था और अनकंडीशनल को बुलियन ने किया था, और उन्होंने एक डायग्राम शो आउट किया था। ये प्री डिफाइन है, हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं ये क्या है, बस ये आया कैसे, बस ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि कंडीशनल में फिगर 1 में ये 2 रिलेशन आते हैं, फिगर 2 में ये 2 रिलेशन, 3 में 4 में एज इट इज अनकंडीशनल में आता है। तो अब यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं अनकंडीशनल की बात करूँ तो कुछ टर्म्स देखिएगा यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है, ई ए ई आई आई। इस तरह से काफ़ी जगह आपको देखेगा कि ये रिलेशन जो है कॉमन आ रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है जरा ध्यान से देखना है। ई ए ई फिगर 1 का है तो इस केस में ई ए ई फिगर 2 का है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं ई ए ई फिगर 1 बात करूँ तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे 2, भले दोनों का जो मूड है दोनों सेम है, लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग दोनों डिफरेंस है। कैसे? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाऊं तो आपको पता है ई किसे रिप्रेजेंट करता है, नो को, तो आंसर हो जाता कि नो, यहाँ देख लीजिए एक्स इज वाई, मैंने स्टेटमेंट लिया। दूसरा स्टेटमेंट ऑल से होगा क्योंकि ए ऑल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लिख सकते हैं ऑल जेड इज एक्स, और यहाँ पे आप कंक्लूजन ले सकते हैं नो वाई इज जेड, यही कुछ होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसका मूड को डिसाइड करूँ तो मूड आपको क्या होगा, ये देखना ई ए ई, यानी ई ए ई तो मूड है, लेकिन फिगर देखिएगा इस तरह से, यानी कि यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको फिगर 1 कहते हैं। लेकिन इसी टर्म्स को मैं इस केस में भी अरेंज करके दिखाऊं तो कुछ अरेंजमेंट इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास ऑल y इज x, दूसरा मैं लिख दूं कि सॉरी यहाँ नो कीजिएगा, ये हो जाएगा ऑल z इज x, और कंक्लूजन ऑल नो y इज z लिख दिया। अब इसका नोटेशन देखिए, पहले मूड की अगर मैं बात करूं तो ई ए ई है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बदल जाता है मिडिल टर्म्स का, इसलिए इसको ई ए ई 2 कहते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है, इसमें जो कॉमन रिलेशन का मूड आपको दिख रहा होता है यही इसका बेसिक डिफरेंस है। तो ये आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन था फिगर का। थैंक यू।